है, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए अभी यहाँ specifically heat waves and prolonged droughts, ultimately rainfall and emerging pests. शुभम करोतु कल्याणम आरोग्य सुखसंपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योतिर नमस्तुते। आत्मज्योतिर को प्राकृतिक खेती, प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है। पुराने उस जमाने में सिर्फ एक देसी गाय बस अपने घर में रहनी चाहिए थी और देसी गाय होती थी। आज की तरह हाइब्रिड गाय नहीं होती थी। हम इंपोर्ट करते हैं ना बाहर से गाय, क्यों? बहुत बड़ी मात्रा में दूध देती है, लेकिन वो दूध हमारे शरीर के भीतर जाकर हमको पचता नहीं। देसी गाय का दूध हम जब लेते हैं तब ये हमारे शरीर का भरण पोषण होता है। लेकिन यह गाय केवल दूध देती थी ऐसा नहीं, गाय का मूत्र हो, गोबर हो, इन सबको मिलाकर खाद बनता था। हमारे उस आयुर्वेद में कहा भी गया है, वृक्ष आयुर्वेद के बारे में और कृषि के अनुसंधान में कहा भी गया है कि वृक्ष या खाद कैसे होता है, या अपने उत्पाद कैसे होते हैं, किसान किस तरह काम करता है। वो यही कहते थे उस समय के जमाने में कि हवा, पानी और जमीन, इन तीनों चीजों की आवश्यकता होती है ना। जंगल में वृक्ष जो होते हैं उसको हम खाद देते हैं क्या? उसकी हम निगाह रखते हैं क्या? उसको हम कैसे क्या करना है बताते हैं क्या? कुछ नहीं करते। पेड़ बढ़ते जाते हैं, कितने बढ़ते हैं? हवा, पानी और जमीन, बस इतना काफी होता है। ठीक है, आपको और अच्छे ढंग से करना है तो उसके ऊपर अनुसंधान भी हो चुके हैं। और प्राकृतिक खेती आज जो हम कभी कभी नाम सुनते हैं, पता नहीं कितनी बड़ी मात्रा में इससे हम अनुभूत होते हैं, इसको हम समझते हैं। परंतु प्राकृतिक खेती जब हमारे बीच आती है तब एक नया अंदाज पूरे सामने आ जाता है, नया चित्र हमको सामने दिखता है। मेरे पूर्व एक वक्ताओं ने मेरा उल्लेख किया हिमाचल में रहने का। हिमाचल में मैं राज्यपाल था, तो उस प्राकृतिक खेती के आधार पर वहां आज खेती हो रही है। आज की तारीख में लगभग 2 लाख किसान अपने कृषक बंधु इस पद्धति का अवलंबन करके इस प्राकृतिक खेती के आधार पर ही उस खेती का उत्पाद कर रहे हैं। उल्लेख कर रहे थे ना कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आय दुगनी होनी चाहिए। आय दुगनी कैसी हो जाएगी? फर्टिलाइजर्स का उपयोग करके, केमिकल्स का उपयोग करके, और अपने जमीन की जो उत्पादन क्षमता है उसको कम करके हमारी आय बढ़ेगी। इस जमीन की अगर हम उत्पादन क्षमता, उसका स्तर जब बढ़ाएंगे तब जाकर हमारी आय दुगनी हो सकती है। वहां इस क्षेत्र में काम करने वाले अनेक लोग आते हैं और अच्छे अच्छे किसान मैंने हिमाचल में देखा, शिमला में देखा, मंडी में देखा और धर्मशाला में देखा, पालमपुर में वहां कृषि विश्वविद्यालय इसी को लेकर अनुसंधान कर रहे हैं। सोलन का कृषि विश्वविद्यालय हमारी प्राकृतिक खेती का पूरे के लिए अभ्यासक्रम बना रहे हैं। क्या अनुसंधान करेंगे? खुशी इस बात की है कि दुनिया राम जी इस पर ध्यान देकर काम कर रहे हैं अनुसंधान के ऊपर। अगर इस अनुसंधान के ऊपर हमको काम करना है तो ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा, वातावरण बनाना पड़ेगा, और हम सबको एक ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मैं पता नहीं यहां कितने हमारे विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, लेकिन कृषि के बारे में आपका अभ्यास पूर्ण हो जाएगा, आपके हाथ में डिग्री आ जाएगी, तो डिग्री के बाद करेंगे क्या आप? मैं आपको एक किस्सा बताता हूं।
कि डिग्री को लेकर आप किसी न किसी ऑफिस में जाएंगे ना, मेरे पास ये बीएससी एग्रीकल्चर है या एमएससी एग्रीकल्चर है, मुझे कहीं ना कहीं कृषि विभाग में नौकरी दे दीजिए। मैं गोवा से आता हूं। गोवा में उस समय मैं जिस क्षेत्र से चुन के आता था, मैं वहां मंत्री भी रह चुका हूं और मैं वहां का विधानसभा का अध्यक्ष भी था। जब मैं विधानसभा का अध्यक्ष था, आपने एक नाम सुना होगा, मनोहर पर्रिकर। और बाद में आपने रक्षा मंत्री भी थे, उस समय वो वहां के मुख्यमंत्री थे। हम दोनों साथ में ही काम करते थे। तो मैंने एक दिन, मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री थे, तो मैंने मुख्यमंत्री जी के पास वहां जाकर मनोहर को काम, एक दूसरे के साथी थे, साथ में ही काम करने वाले थे। तो मैंने मनोहर को कहा कि देखिए मुख्यमंत्री जी, कि मैं एक एग्रीकल्चर स्कूल खोलना चाहता हूं। तो मनोहर मुझे कहने लगा, नहीं नहीं ऐसा मत करो राजन, ऐसा मत करो। तो मैंने कहा क्या करो? आप स्कूल मत खोलो, मैं आपको बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कॉलेज खोलने की अनुमति दे देता हूं, आप बिना मांगे मैं दे दूंगा। गोवा में बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह कॉलेज तो था ही नहीं, एग्रीकल्चर पिछले वर्ष ही शुरू हुआ है। इतने दिनों में एग्रीकल्चर का कॉलेज गोवा में नहीं था। तो मनोहर मुझे कहने लगे कि नहीं, आप इसको कॉलेज खोल दीजिए, बीएससी एग्रीकल्चर वाला कॉलेज मुझे चाहिए, स्कूल चाहिए जहां मैं शॉर्ट ड्यूरेशन के, शॉर्ट टर्म के कुछ कोर्सेस बना सकूं, जो उसको प्रवृत्त करेगा कि वापस जाकर अपने मिट्टी में काम करूं, वहां से धान का उत्पाद करूं। नौकरी वाला मुझे नहीं चाहिए। आज हमारे बीच अगर कोई यहां छात्र है तो मुझे माफ करना बेटा, लेकिन मुझे लगता है कि आपके मन में ऐसा आना चाहिए, मैं बीएससी एग्रीकल्चर या एमएससी कर वहां बाहर जाकर किसी के बोलूंगा मेरा ये सर्टिफिकेट है, मुझे नौकरी दे दो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। हमारी शिक्षा इस दिशा में हमको लेकर जानी चाहिए कि हम कुछ ना कुछ वर्ग किसी के नौकर नहीं बनेंगे। मैं खुद के पैरों पर खड़ा होकर दूसरों को नौकरी देने वाला बनूंगा, ये सोच हमारी होनी चाहिए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आवर एजुकेशन हैज टू गिव अस। इतने वर्षों से हमारी शिक्षा ने हमको नौकर ही बनाया है। लेट अस थिंक डिफरेंटली नाउ। विकसित भारत का सपना हम देख रहे हैं। 2047 में हम इस भारत को विकसित रूप का उसका रूप देखना चाहेंगे। पूरे दुनिया भर के लोगों ने कहना चाहिए भारत अब विकसित हो चुका है। ऐसे होगा नौकर बनाकर, नौकरियां कर। मेरा देश विकसित तब बनेगा सब मेरे देश का युवा ऐसी सोच लेकर आगे बढ़ेगा कि मैं कुछ ना कुछ करके यहां दिखाऊंगा, मेरे पैरों पर खड़ा होकर रहूंगा और दूसरों को नौकरी देने वाला बनेगा। आई एम नॉट ए जॉब सीकर बट जॉब गिवर। निश्चित रूप से रहेंगे, निश्चित रूप से रहेंगे। और उस समय का 2047 का मेरा भारत विकसित रूप से सबके सामने आएगा। किसके आधार पर? आप लोगों के आधार पर, आप लोगों के कार्यकलापों से, आप लोगों की सोच के आधार पर मेरा देश विकसित बनने वाला है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर एमिंग एट। यही हम करना चाहेंगे। मुझे लगता है इस दिशा में हमको जाने की आवश्यकता है। पूरे प्रदेश में आय बढ़नी चाहिए। यहां अनुसंधान होता है, अनुसंधान ये चार दीवारों के बीच होता है, लेकिन उसका लाभ जो मिट्टी में काम करने वाला मेरा किसान बंधु है उसको होना चाहिए। उसके तहत, उसके माध्यम से होना चाहिए। उसको समझ में आना चाहिए कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय के सभी जो अपने वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या सोचा है और हमारे लिए क्या किया है। तब जाकर उस किसान को लगेगा कि यह कृषि विश्वविद्यालय मेरे लिए है, मेरे लिए है। को करना चाहिए। I totally don't believe in urbanization of our villages. हमारे गांव शहर की ओर नहीं जाने चाहिए, उसका शहरीकरण नहीं होना चाहिए।
शहर में हम देखते हैं ना क्या अवस्था है, किसी को बैठने की जगह नहीं है, उठने की जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है। ऐसे हमारे गांव होने चाहिए। मेरे गांव आज जैसे हैं वैसे ही रहने चाहिए, लेकिन वहां सभी सुविधाएं आएंगी, सब प्रकार की समृद्धि आएगी, वहां सब प्रकार की सुबत्ता आएगी, संपत्ति आएगी, और गांव में रहने वाला मेरा भाई मेरी बहन खुश रहनी चाहिए। ये अर्बनाइजेशन, शहरीकरण नहीं चाहिए हमको। इस दिशा में भी हमको यहां प्रयास करने की आवश्यकता है। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तब जाकर बढ़ेगी कि मेरा गांव में रहने वाला बंधु वहीं रहकर अपनी उपजीविका करेगा, वहीं जाकर उसकी संपत्ति और समृद्धि मिलेगी। इसका हमको चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। नहीं तो हम बाहर ऐसे ऐसे बातें करेंगे, मुझ जैसा आदमी यहां आकर खड़ा रहेगा, जोर शोर से भाषण करेगा और आप तालियां बजाएंगे, कितना अच्छा भाषण किया इसने। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। उसकी सोचते हैं, उसके लिए वो चाहते हैं विकसित भारत। विकसित भारत का मतलब अर्बनाइजेशन नहीं है। विकसित भारत का मतलब गांव में रहने वाला हमारा जो भाई है, मेरी जो बहन है, उसका विकास होना चाहिए, शहर के लोगों का नहीं, उसका शहरीकरण नहीं। इस दिशा में हम सब विचार करेंगे। आज और कल मैं देख रहा था वो उसका शेड्यूल, उसमें बहुत अच्छे लोग आप सबके सामने विषय रखने वाले हैं। निष्कर्ष, कृषि विश्वविद्यालय क्लासरूम में नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी ऑन द फील्ड्स। कृषि विश्वविद्यालय, उसके अनुसंधान, उसका अध्ययन, उसका चिंतन जमीन पर होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। क्लासरूम में हम क्या पढ़ पाएंगे, क्या अध्ययन करेंगे, क्या निष्कर्ष निकालेंगे, कहां संशोधन करेंगे, कहां अनुसंधान होगा? बाहर जाने की आवश्यकता है। हजारों वर्षों से, इसका यहां उल्लेख भी हुआ, हजारों वर्षों से हमारे बीच जो किसान काम कर रहे थे, उन्होंने हमारा भरण पोषण तो किया ही है। उन्होंने यहां अनेक प्रकार के खाद्य निर्माण किए। अपेक्षा है, उसके उत्पाद नहीं आ रहे हैं, क्वालिटी नहीं मिल रही है, इसके ऊपर क्या करना चाहिए? इस सोचने के लिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिक मजबूर हो गए हैं, और देखते कहां हैं? हमारी ओर देख रहे हैं। हमारा अनुसंधान कैसा था? विदेशों के लोगों का भी हम भरण पोषण करते थे, पालन करते थे। इसके अनेक सारे उल्लेख मिलते हैं अपने सभी पुस्तकों में। आपने अगर पढ़ा, अपने आयुर्वेद का नाम सुना है, आप जानते भी हैं आयुर्वेद क्या है। लेकिन हैरानी की बात है, आयुर्वेद जो हम सबको कुछ ना कुछ दवा देता है, औषधियां सुझाता है, उसके लिए जो करता है, आयुर्वेद ने इसका भी विचार किया है, इसका वृक्षों का। आयुर्वेद का एक प्रकरण ऐसा है, उसका नाम ही है वृक्ष आयुर्वेद। पेड़ों के आयुर्वेद, पेड़ों में भी ऐसी कुछ समस्या आ सकती हैं, जैसे मेरे भीतर आती है, मेरे शरीर में आती है। इसके लिए पेड़ों में, वृक्षों में जो भी समस्याएं आते हैं, उसके ऊपर उपचार कैसे करना चाहिए, उसका नाम है वृक्ष आयुर्वेद। ये मेरा नाम नहीं है, संविधान।